आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली NCR में जलजले के झटके महसूस किए गए। जुमेरात की रात 9:08 पर जलजले के झटकों से जमीन हिल उठी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद समेत दीगर जगहों पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जैसे ही जलजले के झटके आए, लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जलजले का मरकज यानी एपी सेंटर हरियाणा के रोहतक में था। यह जमीन की 16 किलोमीटर की गहराई पर था। हालिया अरसे में दिल्ली NCR में यह 5वां मौका था जब जलजले के झटके महसूस किए गए। इससे पहले 12 और 13 अप्रैल और 10 और 15 मई को भी ऐसे ही झटके महसूस हुए थे। कोरोना वायरस की मार मुल्क की मईशत पर बहुत भारी पड़ सकती है। जुमे को मरकजी हुकूमत ने पिछले माली साल के आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च और पूरे साल के जो आंकड़े जारी किए हैं, उससे साफ है कि हम बेहद कमज़ोर इकनॉमी के साथ कोविड-19 के दौर में दाखिल हुए हैं। जनवरी से मार्च की तिमाही में GDP की तरक्की की शरह महज 3.1% रही और पूरे साल 2019-20 के दौरान इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सिर्फ 4.2% रहा, जबकि इससे पहले के साल 2018-19 में ये 6.1% रहा। माशी तरक्की का ये रेट पिछले 11 सालों के सबसे निचली सतह पर है। साथ ही ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले 8 क्वार्टर से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट घटती जा रही है और इसके अप्रैल से जून की तिमाही वो साल 2020-21 में और नीचे जाने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन इस असना में जारी था। ये हालात न सिर्फ साल 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनने के ख्वाब को चुकनाचूर कर देगी, बल्कि मुल्क से गरीबी व बेरोजगारी को जल्दी से दूर करने की कोशिशों पर भी गहरा धक्का लगेगा। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 59 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि इस बीमारी से अब तक 3,63,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया की बड़ी ताकत समझे जाने वाले अमेरिका में कोरोना की वबा से अब तक 17.5 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 1,03,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राज़ील में मुतासिरीन की तादाद 4 लाख से ज़्यादा हो गई है। यहाँ 4,38,812 लोग इसकी जद में आ चुके हैं और 26,764 लोगों ने जान गंवाई है। बरतानिया में भी इस बीमारी की वजह से हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। यहाँ अब तक इस वबा से 2,69,127 लोग मुतासिर हुए हैं और 37,837 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय मुल्क इटली में भी इस वबा ने बहुत कहर बर्पा किया है। यहाँ अब तक इसकी वजह से 33,072 लोगों की मौत हुई है और 2,31,139 लोग इससे मुतासिर हुए हैं। स्पेन में अब तक 2,36,769 लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि 27,118 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि चीन में, जहां से इस बीमारी की शुरुआत हुई थी, अब तक 84,106 लोग मुतासिर हुए हैं और 4,638 लोगों की मौत हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद हर रोज़ बढ़ने की वजह से इस वबा की खतरनाक शक्ल बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के रिकॉर्ड 7,466 नए मामले सामने आने से मरीजों की कुल तादाद 1,65,799 पर पहुंच गई है और इसी मुद्दत में 175 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इससे मुतासिर 3,414 लोग ठीक भी हुए हैं, जिससे ठीक हुए लोगों की कुल तादाद 71,106 हो गई है। मरकजी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से जुमे को जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में अब तक इससे 1,65,799 लोग मुतासिर हुए हैं और 4,706 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में फ़िलहाल कोरोना के कुल 59,987 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में चारशुम्बे और मंगल को नए मामलों में कमी देखी गई थी। चारशुम्बे को 6,387 और मंगल को 6,535 नए मामले सामने आए थे। इसके बाद 2 दिन से मुतासरीन की तादाद में इजाफा देखा गया।
हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासतें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार हैं। इनमें से तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जितने मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनसे ज्यादा ठीक हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 66%, राजस्थान में 60% और उत्तर प्रदेश में 59% मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर हुए मरीज और उनके मुकाबिल ठीक हुए मरीजों की तादाद देखें तो सबसे ज़्यादा 66% लोग आंध्र प्रदेश में और उसके बाद 60% राजस्थान में ठीक हुए हैं। यहाँ भी महाराष्ट्र 31% के साथ सबसे नीचे है। आंध्र प्रदेश इस हिसाब से भी बेहतर है क्योंकि वहाँ दीगर रियासतों के मुकाबले में टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने 2 दिन पहले ही कहा था कि मुल्क में ज़रूरत के हिसाब से टेस्टिंग की जा रही है। जोखिम वाले या फिर बीमारी के सिम्टम्स वाले लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है। हालात को देखते हुए वक्त वक्त पर स्ट्रैटेजी बदली जाती है। हर रोज़ 1,60,000 टेस्ट करने की कैपेसिटी है। अब तक 32,44,884 टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1.3 अरब की आबादी यानी करीब 1,30,00,000 की आबादी का बार बार टेस्ट करेंगे तो ये न सिर्फ महंगा पड़ेगा बल्कि ये मुमकिन भी नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान में नाफिज लॉकडाउन 4 की मुद्दत 31 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या 31 मई के आगे लॉकडाउन बढ़ेगा? क्या मुल्क में 1 जून से लॉकडाउन 5 नाफिज होगा? मुल्क में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं? अगर बढ़ाया जाएगा तो किन इलाकों को छूट दी जाएगी? इन सभी सवालों को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दरमियान आज एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग से कबल अमित शाह ने जुमेरात को सभी रियासतों के वज़राए आला के साथ बातचीत की थी। उनसे लॉकडाउन के सिलसिले में मशवरे तलब किए थे। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने पीएम मोदी को इस मीटिंग में सभी वज़राए आला की राय से वाकिफ करवाया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने चीन की सरहद पर तनाव के हालात के सिलसिले में हुकूमत की खामोशी को खतरनाक बताया और कहा कि बहरान से जूझ रहे मुल्क के अवाम को असलियत बताई जानी चाहिए। राहुल गांधी ने जुम्मे को ट्वीट करके कहा कि बहरान के इस दौर में चीन की सरहद के हालात के सिलसिले में हुकूमत की खामोशी से ख़यास आराइयाँ जोर पकड़ रही हैं और बेयकीनी का माहौल है। हुकूमत को मुल्क के अवाम को साफ साफ बताना चाहिए कि सरहद पर क्या हो रहा है। वाज़ेह रहे कि लद्दाख से लेकर सिक्किम तक चीन की सरहद पर इस माह की शुरुआत से तनाव के हालात हैं और दोनों तरफ से फौजियों की तरफ से पथराव के वाक़यात और झड़पें हुई हैं। इंडियन रेलवेज ने हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट पेशेंट्स जैसी बीमारियों में मुब्तला अफराद, हामिला ख़वातीन, 10 बरस से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को अशद ज़रूरी ना होने पर श्रमिक स्पेशल और दीगर खुसूसी ट्रेनों में सफ़र से बचने की अपील की है। रेलवे की वजारत ने आज एक जारी बयान में कहा कि हिंदुस्तानी रेलवे मुल्क भर में रोज़ाना कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है ताकि महाजिर मजदूरों की अपने घरों को वापसी यकीनी बनाई जा सके। ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं जो पहले से ही ऐसी बीमारियों में मुब्तला है जिसमें कोविड-19 वबा के दौरान उनकी सेहत को खतरा लाहक हो सकता है। सफ़र के दौरान पहले से बीमारियों में मुब्तला अफराद की अमवात के कुछ अफसोसनाक मामले सामने आए हैं। रेलवे की वजारत ने कहा कि ऐसे कुछ लोगों की हिफाजत की खातिर रेलवे की वजारत अपील करती है कि पहले से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दिल की बीमारी, कैंसर और कम मुदाफ़ती बीमारियों से 2-4 अफराद, हामिला ख़वातीन, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग आपकी सेहत और हिफाजत के लिए जब तक इंतहाई ज़रूरी ना हो रेल का सफ़र करने से बचें। रेलवे की वजारत ने कहा कि हम समझ सकते हैं कि मुल्क के कई शहरी इस वक्त रेल का सफ़र करना चाहते हैं और उन हमवार तरीके से रेल खिदमात मिलती रहे। इसके लिए हिंदुस्तानी रेलवे का ख़ानदान 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है, लेकिन मुसाफिरों की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है, इसलिए सभी हमवतनों का ताउन दरकार है। रेलवे की वजारत ने कहा कि मुसाफिर किसी भी मुश्किल या हंगामी हालात में पड़ने पर बराए मेहरबानी अपने रेल ख़ानदान से राब्ता कायम करने में हिचकिचाएं नहीं। हिंदुस्तानी रेलवे आपकी खिदमत में हमेशा की तरह तैयार है। लोग रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 138 और 139 पर राब्ता कर सकते हैं। नहीं है और मैं सभी उन परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं कि जिनके किसी परिवारजन की मृत्यु हो गई। इसके लिए हमें बहुत अफसोस है और मैं बता रहा हूं कि भारतीय रेल का जो परिवार है उसका हर सदस्य को अफसोस है कि इस तरह की कोई समस्या आई। जैसा कि मैंने आपसे कहा
कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री की भी एडवाइजरी है, होम मिनिस्ट्री की भी एडवाइजरी है और रेलवे ने भी एडवाइजरी दी हुई है कि कृपया अगर आपको कोई बीमारी पहले से है या आपकी एज ज़्यादा है या आप बहन कोई प्रेग्नेंट है तो वो इसमें यात्रा ना करें। जहां तक मृत्यु के आंकड़े की बात है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारतीय रेल सबसे पहले अगर कहीं से भी कोई हमें सूचना मिलती है तो हमारे भारतीय रेल के एक सिस्टम है, कंट्रोल का सिस्टम है, नियरेस्ट हॉस्पिटल बेस पे गाड़ी को रोक के और डॉक्टर वहां जाके पूरी तरह से उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि कई यात्रियों को डॉक्टरों ने जाके अटेंड किया, कई माताओं बहनों को, जैसा कि मैंने बोला कि ट्रेन में डिलीवरी कराई, जैसे ही पता चला समय में जाके ट्रेन में डिलीवरी कराई 30। सो ये जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, मैं समझ सकता हूं जो इस समय विषम परिस्थिति है, इसमें ये स्टेज होते हुए भी उनको यात्रा करना पड़ रहा है। मेरा अनुरोध है कि वो लोग यात्रा ना करें। जो भी ये मृत्यु होती है, एक सेट प्रोटोकॉल है, इसमें जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस जीआरपी इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करती है और उसमें जो मृत्यु का कारण है, क्या परिस्थिति है, इन सबको इन्वेस्टिगेट करती है। अब ये बिना इन्वेस्टिगेट किए हुए, मैंने देखा कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई कि भूख की वजह से मृत्यु हो गई। वो हमारे पास हमने सारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी के साबिक तालिब इल्मों ने कोरोना वबा के मुतासरीन की जांच के लिए दुनिया की सबसे बड़ी टेस्टिंग लैब तैयार करने का फैसला किया है। आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने फैसला किया कि वो मुंबई में कोरोना के टेस्ट के लिए एक मेगा लैब बनाएगी, जिसके जरिए हर माह 1 करोड़ लोगों का टेस्ट किया जा सकेगा। काउंसिल के सदर रवि शर्मा ने एक बयान में कहा कि दुनिया में कोरोना का टीका तैयार करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन काउंसिल ने वायरस के माहिरीन से राब्ता करके ये फैसला किया है कि मुंबई में एक बहुत बड़ी लैब बनाई जाए। इसके लिए ग्लोबल पार्टनर्स की तलाश और उन्हें मदऊ किया जा रहा है। आईआईटी के तकरीबन 1000 साबिक तालिब इल्म दुनिया भर में अपनी सतह पर कोशिशें करके इस खास प्रोजेक्ट को पूरा करने में मसरूफ हैं। इस लैब में रोबोट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और दीगर मुतअद्दी अमराज की जांच भी होगी। इसमें मुस्तकबिल में हर माह 10 करोड़ लोगों के टेस्ट की सहूलत होगी। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के जुमला 169 नए मामले दर्ज हुए हैं और 4 अफराद की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 71 हो गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक 169 केसेस में 100 केसेस मकामी हैं, जो जुमेरात शाम 5 बजे से आज शाम 5 बजे के दरमियान दर्ज हुए हैं। बाकी 69 केसेस में 74 डिपोटीज के हैं और 4 माइग्रेंट वर्कर्स के हैं। मकामी केसेस में 82 केसेस 82 केसेस ग्रेटर हैदराबाद से, 14 रंगारेड्डी और मेदक और संगारेड्डी जिले से 2-2 केसेस हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 2008 हो गई है। इसके अलावा 417 केसेस हैं, जिनमें 180 माइग्रेंट वर्कर्स, 207 डिपोटीज और 30 फॉरेन इवैक्यूज हैं। अब तक 1381 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है, जबकि जुमला 973 अफराद का मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस पर एक सर्वे मुनक्किद करेगी। ये सर्वे कल यानी हफ्ते के रोज से हैदराबाद के 5 कंटेनमेंट जोन्स में 2 दिन के दौरान होगा। ये सर्वे आदि बटला, बालापुर, मियापुर, चंदानगर और टप्पा चबूतरा में खुसूसी टीमों के जरिए किया जाएगा। इसके लिए 10 खुसूसी टीमें बनाई गई हैं। इस सर्वे के जरिए कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात और वायरस के अलामात ना होने वाले मामलात से मुतालिक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ICMR ने पहले ही तेलंगाना के कई हिस्सों में सर्वे मुकम्मल कर लिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत के अदालतों में 6 जून तक लॉकडाउन में तौसी का ऐलान किया। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतों और ट्रिब्यूनल्स के लॉकडाउन में 6 जून तक तौसी कर दी गई है। हाईकोर्ट ने जिले अदालतों को अहकाम जारी करते हुए कहा कि वो हंगामी केसेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाप्त करें। हाईकोर्ट ने हैदराबाद और रंगारेड्डी को छोड़कर रियासत के बाकी अजला में ऑनलाइन के अलावा रास्त तौर पर दरखास्तें दाखिल करने की इजाज़त दे दी है। हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया है कि अदालतों में मास्क और सैनिटाइजर जैसे एहतियात से काम लेना चाहिए।
तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने कोरोना वायरस के फैलाव के तनाजुर में रियासत में मुलतवी डिग्री और पीजी इम्तहानात के निकाह से मुतालिक रियासत की यूनिवर्सिटीज़ को मुतअद्दिद रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। काउंसिल ने यूनिवर्सिटियों को सिर्फ आखिरी साल के सेमेस्टर इम्तहानात मुनक्किद करने का मशवरा दिया है। हायर एजुकेशन काउंसिल ने 20 जून से यूनिवर्सिटियों को इम्तहानात मुनक्किद करने की इजाज़त दे दी है। बाकी सेमेस्टर के इम्तहानात नवंबर या दिसंबर में मुनक्किद करने की हिदायत दी है। इम्तहान का वक्त 2 घंटे मुकर्रर करने का मशवरा दिया है और पर्चे सवालात में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन देने की हिदायत दी है और दीगर तमाम सेमेस्टर के तलबा को इम्तहानात के बगैर ही प्रमोट करने का मशवरा दिया है। हायर एजुकेशन काउंसिल ने यूनिवर्सिटियों को हिदायत दी है कि वाइवा प्रोजेक्ट्स और सेमिनार को ऑनलाइन तरीके पर लेने का मशवरा दिया है। वज़ीर बहबूद कुप्पला ईश्वर ने 8 जून से शुरू होने वाले 10वीं जमात की इम्तहानात के इंतजामात का जायज़ा लिया। इजलास के दौरान वज़ीर ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से 10वीं जमात के इम्तहानात में जो खलल पड़ा है इससे तुलबा में मायूसी है। इसको दूर करते हुए एतमादी बहाल करें। 1 जून से 10वीं जमात के तुलबा हॉस्टल पहुँच जाएंगे। उनकी सेहत से मुतालिक ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। स्कूल के प्रिंसिपल स्टाफ को भी कोविड क़वाइद का ख्याल रखना होगा। समाजी फासला बरकरार रखें। हर हॉस्टल में स्क्रीनिंग टेस्ट का इंतज़ाम किया जाए। सैनिटाइजर्स और मास्क का इंतज़ाम भी किया जाए। सफाई का खास ख्याल रखें। तुलबा को किसी किस्म का जहनी तौर पर दबाव ना पड़ने दें। उन्होंने कहा कि 173 समाजी अक़लियती हॉस्टल्स यानी सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स के 12,163 तुलबा इम्तहान लिखेंगे। अक़लियती अकामती स्कूल्स के सेक्रेटरी ने बताया कि 83 स्कूलों के 4,800 तुलबा 10वीं जमात के इम्तिहान में शरीक होंगे। इस इजलास में अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी अहमद नदीम भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 15 टीएमसी गुंजाइश वाले कुंडा पोचम्मा सागर ज़ख़ीरे आब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर चिन्ना जिया स्वामी, वज़ीर हरीश राव के अलावा दीगर मौजूद थे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के 10वें लिफ्ट के तहत ये प्रोजेक्ट है। इसके लिए मुख्तलिफ 15 केवी सब स्टेशन और 521 किलोमीटर की नई लाइन डाली गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोंडा पोचम्मा सागर को सैराब करने के लिए 618 मीटर ऊंचाई पर पानी लिफ्ट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद तेलंगाना में 125 टीएमसी की गुंजाइश वाले ज़ख़ाइरे आब और 40 टीएमसी की गुंजाइश वाले बैरेजेस बन चुके हैं। गोदावरी नदी के पानी को इस्तेमाल करने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि तेलंगाना को सब्ज़ शादाब किया जा सके। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इस प्रोजेक्ट के इफ्तिताह से कबल मुख्तलिफ अक़साम के यज्ञम में अपनी अहलिया के हमरा हिस्सा लिया और कुंडा पोचम्मा सागर की मंदिर में खुसूसी पूजा की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना का किसान सालाना 1 करोड़ की लागत की काश्त करेंगे। कोंडा पोचम्मा सागर के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन तेलंगाना की तारीख का एक संग मील है। जिस मकसद के लिए तेलंगाना हासिल किया गया था वो अब पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि तनकीद करने वाले कुंडा पोचम्मा सागर आकर इसका जवाब दें। 68 मीटर की ऊंचाई से 1618 मीटर ऊंचाई पर लिफ्ट करने वाले इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले इंजीनियर से उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि ये एक अजीम कारनामा है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना में 165 टीएमसी की गुंजाइश वाले ज़ख़ीरे आब और डैम के काम चंद साल में मुकम्मल हो चुका है। मज़ीद प्रोजेक्ट्स बहुत जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। केसीआर ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के 9 लिफ्ट पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। कोंडा पोचम्मा सागर 10वीं लिफ्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए 4,800 मेगावाट बर्क़ी खर्च होती है। वज़ीर आला ने कहा कि बहुत जल्दी हल्दीवागु और
मंजीरा डैम को मुसलसल सैराब करने वाले प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी ज़ाया ना हो, इसके लिए 4000 करोड़ से रियासत भर में चेक डैम्स तामीर किए जा रहे हैं। वजीर महकमे बरकी, रेवेन्यू, वर्किंग एजेंसी और गैर मकामी मजदूरों और बिलखुसूस प्रोजेक्ट के लिए अपनी अराजी कुर्बान की है और उन सबसे उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना रियासत ज़रई शोबे में मुल्क के लिए मिसाली बनेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को बहुत जल्द वो एक खुशखबरी देंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां पर किसानों को मुफ्त बरखी, रैतु बंधु और रैतु बंधु और जैसी स्कीम से फ़ायदा हो रहा है। ऐसी स्कीमें कोई और रियासत में नहीं है। రాష్ట్ర చరిత్రలో ఒక ఉజ్వలమైనటువంటి ఘట్టం. ఏ లక్ష్యాన్ని, ఏ గమ్యాన్ని ఆశించి తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాడినరో ఆ కళ సంపూర్ణంగా సాదృశ్యంగా సాకారమైనటువంటి ఒక గొప్ప చారిత్రక ఘట్టం. దాదాపు వందలాది పంపు సెట్లు. ఇది 10th లిఫ్ట్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో అంటే ఇంతకుముందు 9 లిఫ్టులు దాటుకొని 10th లిఫ్ట్ కింద కొండపోచమ్మ సాగర్లోకి జలాలు ఈరోజు ప్రవహించింది. అందరికన్నా ముందు నేను అతి ఎక్కువగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలిపేది అది ఏ ప్రాంతమన్నా కావచ్చు. కాళేశ్వరం బ్యారేజ్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే కొండపోచమ్మ సాగర్ వరకు కూడా ఎవరైతే ప్రాజెక్టులో భూములు కోల్పోయి నిర్వాసితులైనరో వారి త్యాగాలు వెలకట్టలేనటువంటివి. వారందరికీ కూడా నేను శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేస్తా ఉన్నాను. పూర్తి స్థాయి ధన్యవాదాలు కూడా వాళ్ళకి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే వారి త్యాగం వల్లనే ఈరోజు లక్షలాది ఎకరాల ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు నీళ్ళు వచ్చేటువంటి అవకాశం వచ్చింది. పర్టికులర్లీ ఈ ప్రాజెక్టులో మామిడియాల, బైలంపూరు, తానేదారపల్లి అనే 3 గ్రామాలు సంపూర్ణంగా దీనిలో సబ్మర్జ్ కావడం జరిగింది. జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటరామరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, జిల్లా మంత్రి హరీష్ గారి నాయకత్వంలో అద్భుతమైనటువంటి రిహాబిలిటేషన్ కాలనీ కూడా వాళ్ళకి నిర్మాణం చేసినారు. తునికి బల్లారం పోతే అసలు కొత్త పట్టణమే నిర్మించి గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఇళ్ళలాగా అవి అద్భుతంగా కనపడతా ఉంది. ఆ తృప్తి ఉంది. तेलंगाना हुकूमत की नई ज़रई पॉलिसी से मुताल्लिक़ किसानों में शऊर बेदारी मुहिम तेज़ी से जारी है। वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी, वज़ीर ईटला राजेंद्र और वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने अपने अपने ज़िलों में किसानों के साथ शऊर बेदारी इजलास मुनक़िद करते हुए आमरीय तरीक़े पर, यानी जिसके मुताबिक हुकूमत के कहने के मुताबिक किसान का कास्ट करना है, इस पर किसानों को किस तरह मुनाफा बख्श बनाने का हुकूमत ने फैसला किया है। इस ताल्लुक से शऊर बेदारी की गई। सबीता इंदिरा रेड्डी ने विकाराबाद ज़िले परगी मंडल में एक इजलास में ज़रई पॉलिसी पर रोशनी डालते हुए कहा कि विकाराबाद ज़िला तुवर की कास्ट में पहले नंबर पर है, इसलिए किसान तुवर की कास्ट करें। रियासत में तमाम ग्राम पंचायतों में ज़रई पॉलिसी की तायीद में करारदाद मंजूर करते हुए हुकूमत की हिदायत के मुताबिक कास्ट करने के लिए किसान आगे आ रहे हैं। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కొన్ని నెలలుగా సమీక్షిస్తూ అందరితో మాట్లాడుతూ మమ్మల్ని కూడా మీ దగ్గరికి పంపించి రైతులతో మాట్లాడి రండి మీరందరూ అని చెప్పి పంపించిన సందర్భంలో మీ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన జిల్లాకి, వికారాబాద్ జిల్లాకి ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ రావాలంటే మన కందిని బాగా పండించాలి. సీఎం గారు మన మీటింగ్ లో కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పారు, వికారాబాద్ లో కంది పంటకు సాయిల్ బాగా అనుకూలంగా ఉంది. సవితమ్మ, మీరు, కలెక్టర్ గారు, మీ ఎమ్మెల్యేలందరూ కూర్చొని రైతులకు కన్విన్స్ చేసి మంచి క్వాంటిటీ వస్తుంది, బాగా బరకత్ అవుతుంది, మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది, ఈ కందిలాగా ఇంకెక్కడ ఉండదు అని చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని మనం మన జిల్లాకి దక్కేటట్టు చేసుకుందామంటే కందిని బాగా పండించే ప్రయత్నం చేద్దాం. కంది పంట పండించిన వాళ్ళకి మీ పొలం వరకు వచ్చి కందులు కొనడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది అని మాత్రం మీకు ఒకసారి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. రైట్, ఈ రాష్ట్రమే దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఆలోచించలే, ఏ ప్రభుత్వం కూడా చేయలేదు. ఈరోజు నేరుగా రైతు దగ్గరికి వచ్చి కొన్నాం కాబట్టి ఒక 2 రోజుల కింద ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా 82 ఎప్పుడో 15 ఏళ్ళ కింద సంతోషం మొదలైంది.
అయ్యో పచ్చొట్లు అమ్ముకోవాలి. నేను ఒక రైతునున్నా, నేను ఒక 2 ఎకరాలు నా దగ్గర ఉంది, నీళ్లుండే నేను పెట్టుకున్నా సార్. దానికి పచ్చి గింజ కావాలంటే చైన్ బండి అది కావాలి, ఒక 4 వీల్ కావాలి. మా దగ్గర అటువంటి అందుబాటులో లేవు సార్. మరి అటువంటి పచ్చి గింజలు పెట్టుకొని మరి మేము ఏం చేయాలి అని మా ఉద్దేశం ఉంటుంది. మిల్లు పోలేవు, ఈంచుకోవాలంటే 35 కిలోమీటర్లు పోవాలి. మళ్ళా దిగుబడి వస్తే 25,000 ఖర్చు వస్తుంది, 20,000 మిగులుతుంది వరి ఎకరం చేస్తే. కంది నువ్వు అన్నట్టు 10 క్వింటాలు పండించగలిగితే కందికి వచ్చేది 58,000. ఖర్చు ఎంత? 10,000. शहर हैदराबाद की जामे तरक्की के लिए दरकार रेलवे अराजियात के हुसूल के लिए रेलवे ओहदेदारों के साथ आज मेयर राम मोहन और बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार ने एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। मेयर राम मोहन ने कहा कि तरक्याती कामों में रुकावट पैदा करने वाली रेलवे अराजियात का तनाज़े की यकसोई ज़रूरी है। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ इंजीनियर अच्युति राव के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मेयर ने कहा कि साल 2008 में जिस अराजी का हुसूल का अमल शुरू हुआ था वो तनाज़े का शिकार हो गई है। बाज़ मकामात पर अराजी का हुसूल किया गया, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन उसके बाद उसे रोक दिया गया। रेलवे की तरफ से अराजी की कीमत को लेने के बावजूद अदालत से रुजू SCR हो गई। इस मसले पर रेलवे ओहदेदारों के साथ उन्होंने तबादला ख्याल किया और रेलवे ओहदेदारों की राय हासिल की गई। इजलास के दौरान बातचीत मुकम्मल न होने की वजह से मेयर ने कहा कि फिर एक बार इजलास तलब करते हुए कोई क़तई फैसला लिया जाएगा। रियासत तेलंगाना के जिले मेदक में बोरवेल के गहरे गड्ढे में गिरने वाला मासूम लड़का जिंदगी की जंग हार गया। जिस किसान ने खेतों के लहलहाने का ख्वाब देखते हुए बोरवेल की खुदवाई करवाई थी, उसे क्या मालूम था कि वो जिस हरे भरे खेत का ख्वाब देख रहा है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। खेत तो सरसब्ज और शादाब नहीं होंगे, अलबत्ता उसके घर का चिराग बुझ जाएगा। इस वाक़े ने जिले संगारेड्डी में साल 2015 में पेश आए वाक़े की याद फिर से ताज़ा कर दी है। तफसीलात के मुताबिक पापन्नापेट मौजू में मौसम गर्मा में खेतों को सैराब करने के लिए बोरवेल की खुदवाई की गई। 120 फीट की खुदवाई के बाद भी पानी नहीं निकला। किसान अभी इसी सदमे में था कि इसी दौरान उसका 3 साला बेटा साई वर्धन उसी गड्ढे में हादसाती तौर पर गिर पड़ा। किसान पहले ही बोरवेल से पानी ना निकलने के सदमे से दो चार था, इस पर दोहरी मुसीबत आन पड़ी। बोरवेल के इस गड्ढे ने उसका लखते जिगर उससे छीन लिया। वाज़ेह है कि साल 2015 में संगारेड्डी के पोलकल मंडल के बोम्मारेड्डीगुड़म में 4 साला राकेश इस खेत में खोदे गए बोरवेल के गड्ढे में गिर पड़ा था, जहां उसका बाप मजदूरी किया करता था। इस बच्चे को बचाने के लिए करीब 2 दिन तक तमाम तर कोशिशें की गईं, जो आखिरकार नाकाम साबित हुई और बोरवेल के गड्ढे से मासूम की नाश बरामद हुई। इस बच्चे को बचाने के लिए लगातार 2 दिन तक मेहनत करने वालों को शायद उम्मीद थी कि उनकी कोशिशें रंग लाएंगी, लेकिन वो तमाम रायगां साबित हुई। वाल्टा एक्ट के तहत मर्जी के मुताबिक जहां चाहे वहां बोरवेल के गड्ढों की खुदवाई नहीं की जा सकती। इजाजत के बगैर बोरवेल की खुदवाई जुर्म है। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुंजाइश है। ये सब खवानीन अपनी जगह है, लेकिन कास्ट की आस में कई किसान इन तमाम बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी उन्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करती है। जिले मेदक में हजारों की तादाद में बोरवेल्स खुदवाए गए, लेकिन लापरवाही की बात यह है कि पानी ना निकलने पर उन गड्ढों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, जो कि इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। इतलात के मुताबिक जेर जमीन पानी ना होने के सबब कई बोरवेल्स नाकारा साबित हो रहे हैं। जहां एक तरफ हुकूमत की जानिब से रियासत को सरसब व शादाब बनाने और किसानों की अराजियात को सैराब करने के दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में बोरवेल की खुदवाई ने हुकूमत के दावों की खलाई खोल दी है। ये वाकया इस बात की मुंह बोलती तस्वीर है कि रियासत में 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब करने का रियासती हुकूमत ने जो ख्वाब दिखाया था वो कहां तक शर्मिंदा ताबीर हुआ। ज़रूरत इस बात की है कि हक़ाइक़ की निशानदही करने वालों पर जवाबी वार के बजाय हुक्मरान जमात को चाहिए कि वो संजीदगी से अपना मुहासिबा करे, ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का आदा ना हो और किसी भी माँ की गोद ना उजड़े। छत्तीसगढ़ के पहले वज़ीर आला और जनता कांग्रेस के सरबराह अजीत जोगी का आज तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। वो 74 साल के थे और उनके इंतकाल की खबर बेटे अमित जोगी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने वालिद के इंतकाल की गमअंगेज़ खबर देते हुए लिखा कि 20 साला नौजवान
छत्तीसगढ़ रियासत के सर से आज उसके वालिद का साया उठ गया। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ ने लीडर नहीं अपना वालिद खोया है। दरअसल अजीत जोगी को जो गुज़िश्ता 9 मई को इमली खाते वक्त सांस की नली में बीच फंस जाने की वजह से दिल का दौरा पड़ने के बाद राजधानी रायपुर वाक़े नारायण हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, उसी वक्त से वो कोमा में थे। उनके गैर फाल दिमाग को सरगर्म करने के लिए डॉक्टर मुसलसल कोशिश कर रहे थे, लेकिन 27 मई की शब में उन्हें दोबारा दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने अनथक कोशिश की और उन्हें कार्डियोपल्मोनरी रिपीटेशन दिया, जिससे उनके दिल की धड़कन वापस आ गई, लेकिन उसके बाद उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई। बताया जाता है कि तकरीबन 48 घंटे के अंदर अजीत जोगी को आज तीसरा दौरा पड़ा, जिससे वो जानबर ना हो सके और उनका इंतकाल हो गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।